Hello students, welcome back. So we are reviewing IPMAT Indore 2024 QA section, and I hope you have watched the first video where we have discussed the first 4 questions. So let's continue with our 5th question. It says the following table shows the number of employees and their median age in 8 companies located in a district. So first of all, what is a median? Okay, so whenever we have a group of numbers, you arrange those numbers in ascending order. So whatever the middle term is our median. जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 terms. These are in increasing order. So our middle term is third term. So 3 is median of these 5 numbers. If there are even number of terms, let's say 2, 2, 4, 6, 8, 10. So there are 6 numbers. What will be median of these numbers? So average of 2 middle numbers, 4 plus 6 by 2. The median of this group of data will be 5. Okay, so this is all about median. चलो अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है. It is known that the age of all employees are integers. It is known that the age of every employee in A is strictly less than the age of every employee in B. The age of every employee in B is strictly less than the age of every employee in C. The age of every employee in G is strictly less than the age of every employee in H. So basically, the age of every employee in A is less than every employee in B. The age of every employee in B is less than C and so on. ऐसा कहाँ तक जा रहा है? लास्ट तक कि age of every employee in G is less than age of every employee in H. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, in company F, the lowest possible sum of the ages of all the employees is. So in case of company F, there are how many employees? There are 29 employees. Their median age is 54. So 29 employees, median age is 54. 29, what will be the middle number? 29 plus 1 by 2, which is equal to 50. So 15th, जो भी 15th एम्प्लॉय होगा उसका एज 54 है, दैट इज मीडियन, है ना. तो अब अगर हमें फाइंड करना है सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन एफ एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट, तो क्या करेंगे? तो चलो देखते हैं. इन केस ऑफ ई के केस में ऑल 35 एम्प्लॉयज के अगर एज 49 है, तो जो एफ है, ऑल एम्प्लॉयज जो एफ में हैं वो ई से ज़्यादा होने चाहिए उनकी एज, तो हम कम से कम 50 ले सकते हैं, है ना. लेकिन सारे के सारे 50 नहीं ले सकते, क्योंकि हमें पता है कि जो 15th टर्म है वो कितना होगा? 54 होगा. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 14 एम्प्लॉयज़ की जो एज है वो हम 50 ले सकते हैं, एंड 15 एम्प्लॉयज़ ऑनवर्ड सभी के एज 54 ले सकते हैं. तो यहाँ से यहाँ टोटल 14 एम्प्लॉयज़ हुए, यहाँ से यहाँ टोटल 15 एम्प्लॉयज़ हुए. अब देखो इनको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो जो मिडिल टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है? 54. तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे. सो टोटल व्हाट विल बी मिनिमम टोटल? सो 14 एम्प्लॉयज़ जिनके एज 50 है प्लस 15 एम्प्लॉयज़ जिनके एज 54 हैं, तो दिस विल बी 700 प्लस 810 which is equal to 1510. So that's our answer. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम सेट पे दिया हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट पे दिया हुआ है, कंडीशन भी सेम है, बस यहाँ पे क्वेश्चन अलग है कि द हाईएस्ट पॉसिबल एज ऑफ एन एम्प्लॉय इन कंपनी ए. तो हमें क्या पता है कि कंपनी ए के सभी एम्प्लॉय की एज कंपनी बी के सभी एम्प्लॉय की एज से कम होगी. सो कंपनी बी में 28 एम्प्लॉयज़ हैं, उसका मीडियन एज 30 है. हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाईएस्ट पॉसिबल एज इन ए. तो क्या कर सकते हैं इस केस में? अगर हम ये एज्यूम करें कि बी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी जो एज है वो 30 है,
30 से तो 30 है, तो इन दैट केस जो 32 एम्प्लॉयज़ ए में है, जो मीडियन है वो हम 24 रख के उसके आगे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 27, 28, 29, बट उससे आगे नहीं हो सकता, 30 नहीं हो सकता, क्योंकि बी में कम से कम एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसका एज 30 है कि नहीं। तो इन दैट केस ए के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय का मैक्सिमम एज होगा कितना, 29। सो दैट इज आवर आंसर, 29 ईयर्स। अच्छा, इसी का क्वेश्चन नंबर 8, थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, द मीडियन एज ऑफ एम्प्लॉयज अक्रॉस द 8 कंपनीज इज। अच्छा, पूरे 8 कंपनीज में जितने एम्प्लॉयज हैं उनका मीडियन एज क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए मीडियन के लिए कि मिडिल टर्म क्या है। जो मिडिल टर्म होगा वो मीडियन होगा। तो मिडिल टर्म के लिए हमें देखना होगा टोटल कितने टर्म्स हैं। तो अगर इनको ऐड करें 32 प्लस 28, 60 प्लस 43, 60 प्लस 43 103 प्लस 39 60 प्लस 43 103 प्लस 39 142 प्लस 35 177 प्लस 29 208 231 एंड 16 247 है ना। 240 1 second, let me recheck it. 60 plus 43 103 142 plus 35 177 206 229 and 16 245। तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल 245 एम्प्लॉयज़ हुए इन कंपनीज को मिला के। तो 245 एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके 245 एज भी होंगे। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, जो मिडिल टर्म होगा आउट ऑफ ऑल द 245 नंबर्स, so 245 plus 1/2 which is equal to 123। so 123rd टर्म जो मीडियन होगा वो क्या होगा, जो मीडियन होगा वो 123rd टर्म होगा। इन 245 नंबर्स को अगर हम लिखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो जो 123rd टर्म होगा दैट विल बी मीडियन ऑफ ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। तो हमें ये पता है कि ए से बी, बी से सी, सी से डी ये वैल्यू बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही है, या रैंडम नहीं है ना। तो अगर हम काउंट करें ए में कितने एम्प्लॉयज़ हैं 32, बी में कितने हैं 28, 68 प्लस 43 सॉरी 60 प्लस 43 103 यहाँ तक हुए। ए से सी तक 103 एम्प्लॉयज़ हुए। अब हमें कितने चाहिए 23rd एम्प्लॉयज़ वहाँ से सॉरी 60 प्लस 43 103। तो 103 में कितने और चाहिए, तो 20th एम्प्लॉय चाहिए। कहाँ से, सी का जो 20th एम्प्लॉय होगा, नॉट सी, डी का जो 20th एम्प्लॉय होगा। और डी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं 39। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा जो डेटा है, जो वैल्यूज़ हैं गिवन है कि डी में 39 एम्प्लॉयज़ हैं। जो मिडिल अगर उनके एजेस लिखे तो 39 वैल्यूज़ होंगे। जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा 20th। और हमें चाहिए क्या 20th। 123 इज इक्वल टू 103 प्लस 20। तो 103 वैल्यूज़ यहाँ से आ गई। और 20th वैल्यू जो होगी कंपनी डी के जो 39 एम्प्लॉयज़ हैं उनका मीडियन 20th एम्प्लॉय का एज होगा, और वही हमें चाहिए। और वो जो 20th एम्प्लॉय है दैट इज़ द मीडियन। और 20th एम्प्लॉय का जो एज होगा जो मीडियन है 45। तो आंसर क्या हो गया इसका, सो आवर आंसर इज 45। ठीक है, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, इस सेट का सबसे अच्छा क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं मैट्रिक्स पे। Therefore, if A is equal to this is a matrix such that the sum of all the 3 elements along any row, column or diagonal are equal to each other, then the value of determinant of A is। A का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। इस तरह के जो ग्रिड्स होते हैं उनको हम मैजिक हाउसेस बोलते हैं या मैजिक ग्रिड बोलते हैं। 3x3, 4x4, 5x5 के जो ग्रिड्स होते हैं जिसमें एक रो में सारे नंबर्स ले लो या एक कॉलम, और यू टेक ऑल द नंबर्स इन अ डायगोनल, इट विल ऑलवेज बी सेम, द सम विल ऑलवेज बी सेम। सो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं
कि जो वैल्यूज़ हैं कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले ये देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करें। तो जिस भी रो या कॉलम या डायगोनल में मिनिमम वेरिएबल है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है वहाँ पे दिया हुआ है 7 प्लस y3 प्लस 3, दिस शुड बी इक्वल टू, जो थर्ड रो है वो कितना है, तो z1 प्लस 8 प्लस 3। तो यहाँ से क्या आ गया, y3 इज इक्वल टू, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, तो z1 प्लस 1 हो गया। अगर हम z1 की वैल्यू x लेते हैं और मे बी लेते हैं a लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 1। z1 की वैल्यू हमने a ले ली, ठीक है। अब यहाँ से अगर आगे देखें तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हमें सम की बात करें तो किसी भी कॉलम या रो का सम कितना हो जाएगा, तो ये देखो ये कितना है z प्लस 11, z1 की जगह a रख दें तो a प्लस 11। तो हर कॉलम और हर रो और डायगोनली जो सम होना चाहिए कितना होना चाहिए, a प्लस 11, a प्लस 11, ये भी a प्लस 11 हो जाएगा, यहाँ पे भी सम a प्लस 11 ऐसा, और डायगोनली भी अगर देखें तो a प्लस 11 हो जाएगा। अब कहाँ से स्टार्ट करें। अगर मैं फर्स्ट कॉलम लेता हूँ तो z1 की वैल्यू हमने a ले रखी है, बट बाकी दोनों वेरिएबल हमें पता नहीं है। अगर मैं सेकेंड लूँ फिर से वही सीन है। अगर मैं फर्स्ट रो लूँ उसमें भी तो वेरिएबल है, तो कैसे आगे बढ़ें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं और ऐसा कॉलम, रो और डायगोनल चूज करें जिससे कि वेरिएबल को डिस्कार्ड किया जा सके, कॉमन वेरिएबल। तो अगर आप देखो दिस डायगोनल, इसमें y2 है और किस में, तो ये अगर देखें इसमें क्या है, इसमें भी y2 है। तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं या तो इधर या फिर इधर। ये देखो यहाँ भी y2 है, तो y2 एक से ज़्यादा वैल्यूज़ में कॉमन आ रहे हैं, हाँ। तो अगर हम y2 को फोकस करके आगे बढ़ें तो क्या कह सकते हैं कि x1 प्लस y2 प्लस 3 शुड बी इक्वल टू, अब यहाँ से ये डायगोनल ले सकते हैं, z1 की जगह क्या ले लेंगे, a प्लस y2 प्लस 7। तो ये देखो y2 कैंसिल आउट हो गया ना, x1 कितना आ गया, x1 आ गया a प्लस 4। अब x1 की वैल्यू a प्लस 4 आ गई, तो हम फिर से एक बार को ये मैट्रिक्स बनाते हैं, x1 a प्लस 4, ये 7 है, टोटल सम कितना है a प्लस 11, राइट। तो a प्लस 11 तो ऐसे ही आ गया, तो ये 0 होना चाहिए। यहाँ पे y3 है, यहाँ पे 3 है। अच्छा, y3 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, कितना है y3, a प्लस 1, तो ये a प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो a प्लस 4 3, a प्लस 7 हो गया, हमें कितना चाहिए, तो ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे a प्लस 11 चाहिए, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस 11 चाहिए, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे a प्लस 11 चाहिए, तो ये 4 है, तो ये a प्लस 7 हो जाएगा। ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये देखो टोटल यहाँ से आ गया, कितना आ गया, 4 प्लस 7 11 प्लस 1 12, a प्लस 11 इज इक्वल टू 12 आ गया, a प्लस 11 इज इक्वल टू 12 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर 1 आ गया तो ये वैल्यू 5 हो गई, ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। तो अब हम निकाल सकते हैं द डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, सो 5 टाइम्स 4 इंटू 3। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डायरेक्ट हम कर सकते हैं यहाँ पे, 4 इंटू 3 12 माइनस 8 इंटू 2 16 प्लस ये 0 है तो छोड़ देते हैं, ये 7 है, तो 7 टाइम्स ये हो जाएगा 6 इंटू 8 48 माइनस 4 इंटू 1 4। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -20 प्लस ये हो जाएगा 44 इंटू 7। 44 इंटू 7 कितना होता है, 280 प्लस 28, 4 इंटू 7 28, 40 इंटू 7 280, 280 प्लस 28 308, तो 308 हो गया ये। तो वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, 288, एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक है,
ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था मैट्रिक्स का, वेरिएबल से खेलना था इसमें। अब देखते हैं द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 55 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। अब ये एक बहुत ही पॉपुलर टाइप क्वेश्चन है इंडाइसेस एंड सर्ट्स का, इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते हैं इसे? तो देखो, कभी भी अगर a टू द पावर b इज इक्वल टू 1 है, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, a टू द पावर b इज इक्वल टू 1 है, देन क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो केस 1 कि a ही 1 हो जाए, b कुछ भी है फर्क नहीं पड़ता, है ना। a 1 हो जाए, x की वैल्यू रियल आ गई तो b कुछ भी होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड केस कि b मेरा 0 आ जाए तो a की वैल्यू कुछ भी हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, ऐसा। और थर्ड केस क्या हो जाएगा कि a -1 ले लें और b क्या होना चाहिए, b होना चाहिए मेरा इवन, क्योंकि -1 टू दी पावर इवन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो 1 बाय 1 अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। केस 1 हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 55 इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसे ब्रेक कर सकते हैं कैसे? 15 को ऐसे ब्रेक करो दो नंबर में कि प्रोडक्ट 54 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, और x कॉमन लें तो x माइनस 9 आ जाएगा, और यहाँ से 6 कॉमन लें तो यहाँ फिर से x माइनस 9 आ जाएगा। यहाँ से अगर x माइनस 9 कॉमन लें दोनों टर्म में तो यहाँ से x, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा। नाउ इधर दिस शुड बी 0 और दिस शुड बी 0, तो x इज इक्वल टू 9 और x शुड बी इक्वल टू 6। तो दोनों में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। केस 1 हमारा करेक्ट होगा। अगर हम केस 2 देखें तो केस 2 में क्या है, b शुड बी इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और अगर x कॉमन लें यहाँ तो x माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 और 3। अब आते हैं केस 3 पे। तो केस 3 पे क्या होना चाहिए, a इज इक्वल टू -1, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 55 इज इक्वल टू -1 और एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 56 कैसे आ सकता है, 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56 और 7 प्लस 8 कितना होता है, 15। तो इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जस्ट लाइक दिस वी कैन ब्रेक इट। तो यहाँ से x या तो 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। तो हमारे पास x की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, देखो x इज इक्वल टू 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9। x की कोई भी वैल्यूज़ अगर हम यहाँ से रखें तो ये जो एक्सप्रेशन है वो 1 बन जाएगा। तो कितने रियल सॉल्यूशंस हैं, 6 है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे रियल सॉल्यूशंस नहीं आते, है ना, इक्वेशन ऐसी बन जाती है कि रियल सॉल्यूशंस नहीं आते, तो वो हम काउंट नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, कॉमन रूट्स आ जाते हैं, 3 केस में से कोई 2 केस में कुछ कॉमन रूट्स आ जाते हैं, तो वो भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम सॉल्यूशन इस केस में 4 नहीं 6 हो जाएगा। मिनिमम कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10, it says the price of a chocolate is increased by X% and then reduced by X%. The new price is 96.76% of the original price, then X is.
तो देखो किसी भी वैल्यू में अगर हम x% इंक्रीज करते हैं तो कैसे लिखते हैं, मान लो कोई वैल्यू p है तो p प्लस x% ऑफ p को क्या लिख सकते हैं, तो p कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस x%, और इसे हम कह सकते हैं p इंटू 1 प्लस x बाई 100। वैसे ही अगर कोई वैल्यू में डिक्रीज करें x%, तो ये क्या हो जाएगा p माइनस x% ऑफ p, ये हो जाएगा p इंटू 1 माइनस x%, और वी कैन से दिस विल बी p इंटू 1 माइनस x बाई 100। तो हमने किसी वैल्यू को x% इंक्रीज किया तो ये क्या हो जाएगा p इंटू 1 प्लस x बाई 100। अब इस न्यू वैल्यू को हमने रिड्यूस किया x% से, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 माइनस x बाई 100, और ये है कितना, दिस इज 96.76% ऑफ p, ये हो गया है ना। तो p तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 1 प्लस एक्स बाई 100, 1 माइनस एक्स बाई 100, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 96.76 डिवाइड बाई 100। अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 100 को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 96.76 अपॉन 100 इज एक्स स्क्वायर अपॉन 100। नाउ ये हो जाएगा कितना, तो 100 माइनस 96.76 इज 3.24 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 100, दिस इज स्क्वायर, तो स्क्वायर तो कट गया इससे, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 324 और x इज इक्वल टू 18%। तो ये मेरा आंसर आ गया। x की वैल्यू 18 होगी, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो x कितना हो जाएगा, जस्ट 18, अदरवाइज ओवरऑल x परसेंट विल बी इक्वल टू 18%। ठीक है ना। एक तो ये तरीका इसे सॉल्व करने का। अब ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टकट भी लगा सकते हो कि अगर कोई वैल्यू p है और उसमें x% इंक्रीज हो रहा है, कोई वैल्यू मिली q और उसमें x% डिक्रीज हो रहा है, तो कोई वैल्यू मिली है r, तो जो ओवरऑल चेंज होगा यहाँ से यहाँ, ये याद रख सकते हो कि ये जो चेंज होगा ये हमेशा इक्वल होगा एक्स स्क्वायर बाय 100% का। ओके, जैसे कि मान लो इसे प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ही अच्छे से यूज किया जाता है कि अगर किसी क्वांटिटी के प्राइस में हमने 10% इंक्रीज कर दिया और फिर 10% डिक्रीज कर दिया, तो प्राइस में कितना चेंज हुआ, तो 10% इंक्रीज किया, 10% डिक्रीज किया, तो 10 स्क्वायर यानी 100 डिवाइड बाय 100 यानी 1% डिक्रीज हो जाएगी ओवरऑल वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हो कि मान लो कोई 100 है, 100 को 10% इंक्रीज किया तो 110 हो गया, 110 का 10% कितना होगा 11, तो अगर 110 में 11 डिक्रीज किया तो 99 पे पहुंच जाओगे, तो टोटल 100 से अब 99 पे हैं हम, तो डिक्रीज कितने का है 1% का है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड all these solutions. Okay, I'll be back with solution of upcoming questions. Okay, so if you like it, then hit it. Thank you.